नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, मेरा नाम पवन कुमार। फ्रेंड्स, साधना शिक्षा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैंने पीवाई क्वेश्चंस की स्पेशल सीरीज शुरू की है, जिसमें लगभग 5000 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। साथियों, ये सीरीज मैंने खास करके एमपी संविदा वर्ग 3, एमपी टेट, यूपी टेट जो अभी 23 जनवरी में है, और सी टेट अभी चल ही रहा, रीट और केवीएस और भी सभी शिक्षक भर्तियों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूर्व वर्षों में जो पेडागोजी के संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको मैंने यहाँ पे एक जगह समावित किया। डे बाय डे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस डेली डिस्कस किया जाएगा और किसी दिन ज़्यादा मैराथन क्लासें भी ली जाएगी। तो साथियों, 60 प्रश्न तक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज आगे बढ़ते 61 नंबर प्रश्न से, ठीक है। तो और साथियों, चैनल पे पहली बार यदि आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मोर इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। तो साथियों, विदाउट टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। देखो 61 नंबर क्वेश्चन में मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। अपन सीधे आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो मूर्तिकारों में किस प्रकार की बुद्धि होती है, तो मूर्तिकारों में स्थानिक बुद्धि होती है, ठीक है। स्थानिक बुद्धि होती है, स्पेटियल, ठीक है। इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, स्थानिक बुद्धि क्या होती है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि यानी 8 प्रकार की बुद्धि की बात की गई है, ठीक है। उन्होंने पहले 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी 1998 में, फिर 2000 में 8 प्रकार की बताई और फिर आगे अभी वर्तमान में 9 प्रकार की बताते, लेकिन इनकी 8 प्रकार की बुद्धि बहुत ही फेमस है, ठीक है। इसमें जो पहला ऑप्शन है प्रकृतिवादी, तो प्रकृतिवादी बुद्धि वाले लोग प्रकृति यानी नेचर से प्रेम करते, ये लाइक खेतीबाड़ी गार्डनिंग करना इस तरह के बुद्धि से रिलेट करते हैं। और एक है इंट्रापर्सन यानी अंतर्व्यक्तिक वे होते हैं जो कि इंट्रापर्सनल भी कहते हैं। तो इसमें किस तरह होते हैं, जो इंट्रापर्सनल में दूसरे के भावों, इंटरपर्सनल दूसरों के भावों को तो वो समझते हैं, और साथ में इसमें कौन सी कैटेगरी आती है, तो चिकित्सक और विक्रेता और मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता, इस तरह के लोग इंटरपर्सनल में आते हैं, ठीक है। और इंट्रापर्सनल जो होता है उसमें शुद्ध आत्मज्ञान वाले लोग होते हैं, जैसे कि संत, महात्मा, योगी, इस प्रकार से, ठीक है। और शारीरिक गति, तो शारीरिक एक्टिविटी यानी खेल, प्ले एक्टिविटी में जो ज़्यादा संपन्न है तो वो उसमें आ जाएंगे शारीरिक गति में, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन पहले का, ठीक है, सेकंड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 62 नंबर क्वेश्चंस। वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी वृद्धि के दौरान एक परिवर्तनशील अवधि के लिए समान व्यक्ति का परीक्षण और मापन करते हुए अध्ययन किया जाता है, ठीक है। मिश्रित विधि, अनुदैर्ध्य वृद्धि, क्रॉस अनुभागीय विकास या विस्तारित विधि। दूसरा ही, ठीक है, दूसरा ही होगा लॉन्गिट्यूडल ग्रोथ, ठीक है, यानी अद्रुदैर्ध्य वृद्धि। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 63 नंबर। विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे को निम्न में मदद मिलती है, यानी विद्यालय में के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे को निम्न में मदद मिलती है। 4 विकल्प दे रखे। अन्य छात्रों के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना, परीक्षा पास करना, पुरस्कार जीतना, अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। तो यही आंसर राइट है, फोर्थ ऑप्शन, यानी विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रारंभिक अवस्था में शिशु अत्यधिक होते हैं। क्या होते हैं प्रारंभिक अवस्था में शिशु, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बहिर्मुखी, निस्वार्थ, शिव केंद्रित या परोपकारी। तो प्रारंभिक अवस्था में यानी शिशु अवस्था में बालक शिव केंद्रित होते हैं यानी ईगो सेंट्रिक होते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न का आगे बढ़ते 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, पारंपरिक रूप से मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं को वर्णित किया गया है। या अब्राहम मास्लो एक
बहुत ही फेमस वैज्ञानिक थे। इन्होंने मानव संबंधी 5 प्रकार की आवश्यकताओं की बात की गई थी। ठीक है, ये बात सबको लगभग पता है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न यही पूछा कि पारंपरिक रूप के मास्लो के सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णित है, तो 5 प्रकार की आवश्यकताओं का वर्णित है, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। और वो 5 प्रकार की आवश्यकताएं कौन कौन सी है? नंबर 1 शारीरिक आवश्यकता, ठीक है, और दूसरा है सुरक्षा संबंधित आवश्यकता। ठीक है, शारीरिक आवश्यकता में शरीर के लिए जो भी ज़रूरत है, भोजन, पानी, ये सब चीज़ें। सुरक्षा में व्यक्ति की सुरक्षा संबंधित भी आवश्यकता उसको पड़ती है, जैसे कुछ लोग बॉडीगार्ड वगैरह भी रखते हैं। ठीक है, शरीर में कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, उससे संबंधित यानी शारीरिक सुरक्षा संबंधित आवश्यकता। ठीक है, इसके बाद संबंध या तात्विकता, या इसको ये कह सकते हैं संबंधों की आवश्यकता, जिसमें दोस्त, परिवार, आस पड़ोस ये सब आते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर आत्मसम्मान भी चाहिए, उसको व्यक्ति को आत्मसम्मान की ज़रूरत होती है। और फिर प्रत्यक्षीकरण यानी आत्मबोध, यानी हम कहाँ हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस तरह की आवश्यकता है। तो इस तरह अब्राहम मास्लो ने 5 प्रकार की आवश्यकताओं को वर्णित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते देखो फ्रेंड्स, एक प्रश्न के साथ कितने तैयार हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर, एक बहिर्मुखी बच्चा कैसा होगा? एन एक्सट्रोवर्ट चाइल्ड वुड, कैसा होगा एक बहिर्मुखी बच्चा? आपके आंतरिक मस्तिष्क से चिंतन को प्रवृत्त करे, बल्कि सिर्फ निरीक्षण करे, और अधिक चिंतन और बातचीत कम करे, और तीव्र वातावरण में रहना पसंद करे। तो क्या होगा साथियों आपके अनुसार? यानी एक बहिर्मुखी बच्चा क्या होगा? वो तीव्र वातावरण में रहना पसंद करेगा, एक बहिर्मुखी बच्चा। ठीक है, तो इसका 66 का 4th ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक बहिर्मुखी बच्चा तीव्र वातावरण में रहना पसंद करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तित्व पर्सनालिटी शब्द से निम्न से लिया गया है, यानी यहाँ पर ये पूछा गया, यह जो व्यक्तित्व है वो कहाँ से लिया गया, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो ये सब लगभग सब जानते होंगे, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, इसकी परिभाषा भी मैं आपको बता देता हूँ कि लैटिन भाषा से कहाँ से लिया हो। तो व्यक्ति शब्द की उत्पत्ति ना लैटिन भाषा के पर्सना शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ ना मुखौटा या नकाब या नकली चेहरा होता है। पर्सना शब्द का सबसे पहले ग्रीक में हुआ था, या यूनानी लोग नाटक के समय पहनते थे एक मुखौटा, या हमारे यहाँ रामलीला वगैरह में एक नकली चेहरा पहनते थे। तो ठीक है, ये तो इसका सीधे प्रश्न की तरफ आते हैं कि भाई व्यक्तित्व पर्सनालिटी शब्द निम्न से लिया गया, तो कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। व्यक्तित्व अनुमानी परीक्षणों से मूल्यांकन के परिणाम है। द असेसमेंट रिजल्ट फ्रॉम पर्सनालिटी बेस्ड प्रोजेक्टिव टेस्ट आर। ठीक है, तो व्यक्तित्व आधारित अनुमानी परीक्षणों से मूल्यांकन के परिणाम क्या है? 1 सेकंड सोचने का समय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? सरल, विवादास्पद, व्यस्त या वस्तुनिष्ठ? तो ये इसका राइट आंसर होगा विवादास्पद, क्योंकि व्यक्तिगत अनुमत परीक्षण के मूल्यांकन परिणाम हमेशा विवादास्पद रहते हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों का नजरिया एक जैसा नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों को टलकने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है। ठीक है, इसको इंग्लिश में पढ़ देते हैं या थोड़ा टाइपिंग में समझ। द चाइल्ड वरीज almost every day about getting hurt. This is because of। ठीक है, तो क्या हो सकता है? बच्चों को हमेशा चिंता बनी रहती है शून्यता की वजह से, या ध्यान भावे अति सक्रियता विकार की वजह से, चिंता विकार। इसका होगा चिंता विकार, यानी एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से बच्चों को हमेशा डर या चिंता बनी रहती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन, एंजाइटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 56 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तिगत अंतर नहीं है जो संभवतः अधिगम को प्रभावित कर सकता है? कौन सा होगा? शरीर द्रव्यमान, बुद्धिमत्ता, अनुभव, अभिप्रेरणा। इसमें पहला ही ऑप्शन राइट है। शरीर द्रव्यमान यानी बॉडी मैस
कभी भी अधिगम को प्रभावित नहीं करता। अगर किसी की हाइट है तो वो भी उतना ही अधिगम, किसी की हाइट ज़्यादा है तो वो भी, तो अधिगम में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केटल द्वारा तैयार किया गया व्यक्तित्व परीक्षण है? केटल के द्वारा किया गया व्यक्तित्व परीक्षण की यहाँ पर बात पूछी गई है। ठीक है, तो कौन सा प्रश्न सही होगा इसमें साथियों? तो केटल ने 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली यानी 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स क्वेश्चनियर की बात की गई थी। ठीक है, तो इसमें तीसरा ऑप्शन राइट होगा। इनके 16 व्यक्तित्व को 16 पीएफ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स क्वेश्चंस, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स क्वेश्चनियर। ठीक है, तो ये थर्ड ऑप्शन राइट होगा। और ये किसने दिया था? केटल ने। यहाँ 2 प्रश्न आपके तैयार होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न की तरफ। एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावना का कोई भी अनुमान है। एक योग्यता, इन एन एप्टीट्यूड टेस्ट एनी एस्टिमेट ऑफ पर्सन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज ऑफ एक्म्प्लिशमेंट इज। तो क्या आंसर होगा इसका? एक योग्यता परीक्षा में किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धियों की संभावना किस प्रकार अनुमान लगा सकते हैं? तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्या होगा? वो एक संभावना होती है ना, एक प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी योग्यता के अनुसार अनुमान लगा सकते हैं। बचपन में कोई बच्चा अच्छा पढ़ता है या अच्छा खेलता है तो उसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है कि ये कहाँ तक पहुँच सकता है, तो एक उसकी प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। उदाहरणों से सामान्यकरण की ओर बढ़ना क्या है? यानी मूविंग फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन इज, यानी उदाहरण से नियम की ओर जाने का किस विधि का प्रश्न किया जाता है? तो यहाँ पे इंडक्टिव मेथड की बात की जा रही है। ठीक है, इंडक्टिव मेथड यानी सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी उदाहरणों से सामान्यकरण किया जाना, पहले बालक को उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियम की तरफ बढ़ते हैं, तो उस विधि में इंडक्टिव मेथड होती है यानी आज्ञात्मक विधि होती है। ठीक है, निगमनात्मक विधि में पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण बताए जाते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है, बंडूरा पारस्परिक नियतवाद में विश्वास करते थे, इसका अर्थ है? तो क्या है? परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण बनता है। तो बंडूरा की यह बात ही सही है। ठीक है, परिवेश और किसी का व्यवहार एक दूसरे के कारण ही बनता है, क्योंकि बालक या व्यक्ति समाज के द्वारा अवलोकन के माध्यम से सीखता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं 75 नंबर प्रश्न की तरफ। स्मृति को निम्न विधि से मापा जाता है। मेमोरी इज मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ। तो पुनरुत्पादन या रिकॉल यानी याद करना, तो रिप्रोडक्शन या रिकॉल के माध्यम से मेमोरी को मापा जाता है। तो इसका पहला ही ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, 75 का फर्स्ट ऑप्शन राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन है, नकारात्मक दृष्टिकोणों का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है, जिसे लोग उनके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। यानी कि यहाँ लिंग भेदभाव की बात पूछी गई है, तो इसमें तीसरा आ जाएगा, नकारात्मक दृष्टि का वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया जाता है जिससे उनके लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए करते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेक्सिज्म यानी लिंग भेद। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते 77 नंबर प्रश्न की तरफ। वह शब्द क्या है जिसका उपयोग पियाजे ने शरीर की उन हिस्सों के साथ की गई नकल का वर्णन करने के लिए किया गया जिन्हें कोई देख नहीं सकता है? तो वो कौन सा शब्द होगा? ठीक है, तो वो होगा अदृश्य नकल यानी इंडिविजुअल इमिशन। पहला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 78 नंबर प्रश्न की तरफ। किसी की आनुवंशिकता के समय पर निर्धारित की जाती है, यानी किसी की आनुवंशिकता कब निर्धारित की जाती है? तो वो गर्भधारण के समय ही निर्धारित की जाती है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्शन के समय ही वो किसी की आनुवंशिकता का निर्धारण की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते 79 नंबर प्रश्न की तरफ। परामर्श में शामिल होता है, काउंसलिंग इन्वॉल्व्स। काउंसलिंग में क्या शामिल होता है? देखिए, तो काउंसलिंग में है परामर्शदाता और व्यक्ति के बीच विचारों को आदान प्रदान और परामर्श। तो ये पहला ऑप्शन ही राइट आंसर है। ठीक है,
बिल्कुल काउंसलिंग इन्वॉल्व्स, परामर्श में क्या है, एक दूसरे के आचार विचार जानना और फिर परामर्श देना। ठीक है, आगे बढ़ते 80 नंबर प्रश्न की तरफ। लोकोमोटर दिव्यांगता वाले व्यक्तियों का व्यावसायिक प्रशिक्षण डोमेन से अधिक संबंधित है, तो किस डोमेन से अधिक संबंधित है, वो साइकोमोटर से अधिक संबंधित है। ठीक है, बात यह है लोकोमोटर दिव्यांगता यानी शारीरिक विकलांगता वाले को ट्रेनिंग देने के लिए किस डोमेन का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, तो साइकोमोटर यानी साइकोलॉजिकल तरीके से उनको शिक्षा दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 81 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत इनके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा प्रयोग किया गया है। ठीक है, अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, अगर यहाँ पर यह प्रश्न आ जाता कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है, तो वाइगोत्स्की का नाम आ जाता। ठीक है, वाइगोत्स्की का नाम आ जाता, लेकिन यहाँ पर सामाजिक अधिगम सिद्धांत की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर नाम अल्बर्ट बांडुरा का लिया जाएगा। अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत बहुत ही फेमस है और ये अल्बर्ट बांडुरा कनाडा के निवासी थे और इनका जन्म 4 दिसंबर 1925 को हुआ था। इनके सामाजिक अधिगम सिद्धांत के और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्यक्ष का सिद्धांत, प्रेरणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्रों को छात्र में जाना जाता था। सोशियली इमैच्योर स्टूडेंट्स आर नो एज स्टूडेंट्स, यानी कि सामाजिक रूप से जो अपरिपक्व छात्र उनको किस रूप में जाना जाता है, तो उनको जाना जाता है निर्भर, अलग थलग, आवासी, सामाजिक। 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है? 2 मिनट सोचने का समय। बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका? तो इसका आंसर होगा निर्भर। जो सामाजिक रूप से अपरिपक्व छात्र हैं वो निर्भर के रूप में जाना, तो वो डिपेंडेंट छात्र कहलाते हैं, एक दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अन्य लोगों से के माध्यम से सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। अन्य लोगों की हेल्प्स के माध्यम से जो सामाजिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर ये पूछा है। तो वो प्रतिक्रिया या फीडबैक। जैसे कि अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, आप कमेंट के माध्यम से मुझे जो फीडबैक देंगे तो उससे जो सामाजिक ज्ञान है, जो मेरा ज्ञान है, उसमें बिल्कुल सुधार होगा। तो ठीक, उसे क्या कहते हैं? फीडबैक। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये, तो प्रतिक्रिया या फीडबैक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की तरफ। गार्डनर के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिकता है, यानी अकॉर्डिंग टू गार्डनर स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस इज। गार्डनर के अनुसार क्या है आध्यात्मिकता बौद्धिकता? ठीक है, तो गार्डनर के अनुसार जीवन के उद्देश्य के संबंध में जटिल समस्याओं पर विचार करने की क्षमता ही आध्यात्मिक बौद्धिकता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन है फॉर्मेटिव असेसमेंट इज एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा वैल्यू जजमेंट शामिल नहीं है। तो ये पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर होगा। क्यों राइट आंसर होगा? ठीक है, ये भी देख लेते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन वह होता है जिसमें रचनात्मक यानी क्रिएटिविटी की बात की जाती है। ठीक है, और इसमें एक प्रक्रिया जिसमें आदर्श धारणा वैल्यू जजमेंट शामिल नहीं है। इसमें मतलब सिर्फ वैल्यू जजमेंट ही शामिल नहीं, बल्कि और भी चीज़ें शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए पहला ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। एक प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की एक भूमिका है। यह प्रगतिशील यानी एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन में एक शिक्षक की क्या भूमिका होना चाहिए? तो वो गाइड या एक मार्गदर्शक की होना चाहिए, इसलिए तीसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर प्रश्न की तरफ। शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन मूल्यवान है क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिसर्च पीयर असेसमेंट इज वैल्यूएबल बिकॉज। क्यों है भाई शोध के अनुसार सहकर्मी मूल्यांकन? वो इसलिए है कि सीधे आंसर की तरफ बढ़ेंगे, छात्र अपने काम पर एक दूसरे से प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी 88 प्रश्न है। फेबियानो पेलम मोनोस केने एट अल 2004 के अनुसार कक्षा में आक्रामकता,
गुणधर्मों का विनाश और गैर अनुपालन सहित विघटनकारी व्यवहार को कम करने के लिए एक प्रभावी साधन निम्न है। यानी कि कक्षा के में ये फेवरिट फिल्म मोनोस गेन इन वैज्ञानिकों के अनुसार कक्षा में आक्रामकता यानी लड़ाई झगड़े और गुणधर्मों यानी कि जो भी नियम कानून है उनका विनाश करने वाली चीजें और गैर अनुपालन यानी अनुशासन एक्टिविटी को और विघटन व्यवहार को रोकने के लिए कौन सा एक प्रभावी साधन होगा। तो उसमें सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से टाइम आउट यानी कि सकारात्मक सुदृढ़ीकरण से टाइम आउट ही एक मेन सुदृढ़ीकरण एक्टिविटी होगी। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन राइट आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन है, कभी कभी बच्चे माता पिता दोनों से अलग होते हैं, ऐसा किस कारण होता है। ठीक है, कभी कभी अपन देखते हैं समाज में कि बच्चे ज़्यादातर माता पिता के अकॉर्डिंग ही जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे माता पिता से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो वो किस कंडीशन में होते हैं, वो वेरिएशन यानी विविधता के कारण होते हैं। सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर 89 नंबर प्रश्न का। ठीक है, आगे बढ़ते लास्ट प्रश्न की तरफ। 90 नंबर क्वेश्चंस, स्टेनबर्ग के बुद्धिमत्ता के सिद्धांत में निम्नलिखित में किस चरण में समस्या का समाधान ज्ञात करना शामिल होता है। तो प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स में समस्या समाधान का ज्ञात करना शामिल होता है। इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चंस का। ठीक है, यहाँ पे अपन ने साथियों 61 नंबर प्रश्न से लेकर 90 नंबर प्रश्न तक 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया व एनालिसिस किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो साथियों इस पे साधना शिक्षा चैनल पर इसी तरह के प्रश्न यानी प्रीवियस पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मिलते रहेंगे और लगभग यहाँ 5000 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नॉलेजेबल बातें ही बताई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं तब तक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है फ्रेंड्स।